अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे कि ज़रा मामूल से हट कर है, और मेरे प्रोग्राम का नाम जैसा कि आप जानते हैं कि विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़कार है। लेकिन राजा आतिफ जुल्फ़कार साहब जिन साहब के विजन से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, वो आज मेरे साथ हैं। मैं बड़ी बड़ी देरीना ख्वाहिश थी कि वो हमें ज्वाइन करें। तो अनीक नाइक साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ टू यू के प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़कार में। और आपकी बहुत हमारी मेहरबानी राजा साहब, आपने इस काबिल जाना, आपकी बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बत। तो हमारी कोशिश होगी कि आज भी हम आपसे कुछ खबरें भी निकलवाएं, कुछ सीखें भी, और हमारे नाज़रीन के लिए भी अच्छी मालूमात मिलें। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाई साहब, इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस वक्त तो मुझे जो एक खेल नज़र आ रहा है, जो आने वाले इंतखाबात हैं उनके हवाले से, कि हमने देखा कि एक सोशल मीडिया के एक प्रोपेगेंडे का एक तूफान है। मतलब है जैसे वो कागजात नामजदगी को नहीं जमा कराने दे रहा जी, बंदे उठाए जा रहे हैं जी। वो पता चलता है जी, वो बाद में किसी ने बिल नहीं जमा कराया हुआ है, किसी ने टैक्स नहीं जमा कराया हुआ, कोई अदालती मफरूर इश्तारी है। तो पहले तो हमने देखा कि 2018 में तो इमरान खान साहब खुद एक इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत के मफरूर इश्तारी थे, लेकिन उस वक्त सिस्टम उन पर मेहरबान था तो उनको पूछ नहीं रहा था। तो अब उनको ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा। आज आपने देखा जमशेद दस्ती की एक वीडियो आ गई, वो उसने भी वही आजम सवाती 2 वाला रोल प्ले किया। तो ये जो सारा प्रोपेगेंडा है, ये इलेक्शन तक कितना डैमेज करेगा? ये जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म, मतलब एवरीवन्स नॉलेज, एक 5th जनरेशन वॉर का पूरा एक ब्रिगेड जो तैयार किया गया, वो ट्रेंड है। और उसके बाद इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद ये मामला जो है वो ऑटो पे भी जा चुका है। ऑटो से मुराद ये कि वो जैसे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अपना टेररिस्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के स्लीपर्स सेल होते हैं, उसी तरह ये जो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है, इनका भी अब ऑटो पे जा चुका है। लोग अपने तौर पर मतलब है कि एक झूठा फसाना, वो एक प्लान किया जाता है, फिर वो अच्छा, ये दो तरीके। एक ये है कि फेक न्यूज यानी झूठी खबर जारी की जाती है। दूसरा इसका मामला ये है कि वो जो सच्ची खबर होती है उसके ऊपर फेक का ठप्पा लगा के उसको वायरल कर देते हैं, यानी सच को झूठ बना देते हैं। झूठी ये नया खबर काम जारी शुरू कर देते हैं और सच्ची खबर जो वजाहत की होती है उसके ऊपर फेक लेके उसको वायरल कर देते हैं। तो ये आपके इल्म में है कि ये पहले भी जाहिर है कि इसका इंकशाफ भी हो चुका है। रिजवान रजी बड़ा इसको तफसील से अपने व्लॉग में इसका पूरा इंकशाफ भी कर चुके हैं। मैंने उनसे बाकायदा फिर बात की कि आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, तो उन्होंने अपने सोर्सेज तो ज़ाहिर है कोई नहीं बताता, लेकिन उन्होंने ये इसरार किया कि ये उनको बहुत मोतबर ज़राए से ये इस प्लान का पता चला है, जो प्लान उन्होंने जिक्र किया। आता हुआ इलेक्शन जो है, अच्छा ये कोई ऐसी आप यूँ कहिए कि नाकाबिले यकीन बात भी नहीं है, या यूँ कहिए कि बहुत इसमें हैरत अंगेज बात भी नहीं है। मतलब जाहिर है कि एक जब आप ऑन द ग्राउंड आप शुरू से देखते चले जाइए जो इनका रवैया 30 अक्टूबर 2011 से खास ऑनवर्ड्स, तो वो ये जो है मतलब इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, जो कुछ भी करेंगे। और चूंकि ज़मीन पर वो 9 मई के फसाद के बाद उस तरह की आज़ादी इनको ग्राउंड पर तो नहीं मिलती, और एक सख्ती है इनके ऊपर, तो वो जितनी भी कमी है उस इंतशार की, उस फसाद की, वो एक तरह का 9 मई जो है वो सोशल मीडिया पे हर रोज़ ये बर्पा करते हैं। कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। उससे जजेस नहीं बचे हुए, उससे मीडिया के लोग नहीं बचे, उससे कोई भी नहीं बचा, फौज के लोग भी नहीं बचे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक दिन उनको अच्छा लगता है, एक दिन बुरा लगता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक दिन ये उसकी तारीफ करते हैं, अगले दिन ये उस पर बदतरीन तनकीद करते हैं। यही मामला हर इस्टेब्लिशमेंट का है, कभी उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि हमारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और कभी यह है कि कायनात में हुई हर बुराई की जिम्मेदारी उस पर डाल देते हैं। इनका जो मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ, ये आतिशदान हो, ये पीछे आप आग देख रहे हैं, जी जी ये आग का शोला है। जी। ये जो शर है, अल्लाह ताला ने जो शोले को बनाया है, इसकी फितरत में ठहराव नहीं है। शोला जो होता है उसकी फितरत में ठहराव नहीं होता, वो हिलता रहता है। जिन्नात आग से बने हुए हैं। यानी एक हमारे सूफी सेंट होते थे, हजरत सरमद उनका नाम था। तो उनकी ये नसीहत है अपनी एक किताब में कि अगर तुमने ये जानना हो कि शैतान तुम पे किस वक्त हमला आवर है,
तो अपने ख्यालात को देखो, तुम्हें कोई बार बार अगर ख्यालात आ रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, बहुत सारे ख्यालात अगर एक दम तुम पर हावी हो जाएं और तुम्हें यकसुई सुकून ना ठहरने ना दें, तो जान लो कि शैतान तुम पे हमला हो। अच्छा, अब आप इस बात को पस मंजर में रख के इस पूरी प्रोपेगेंडा को देख लीजिए। यानी इमरान खान ने जो शऊर तरतीब दी है बड़ी मेहनत से, वो एक ही सांस में एक बात कर रहा होता है, उसी शिद्दत से वो बिल्कुल उसके अपोजिट बात कर रहा होता है। और आप यकीन कीजिए कि उसके कल्ट को, उसके मानने वालों को, वो किसी भी उम्र के हों, किसी भी प्रोफेशन में हों, उनको कतई तौर पे ये बात नजर नहीं आती, वो तजाद सिरे से नजर ही नहीं आता। तो यही मामला इलेक्शन कैंपेन का है, यही प्रोपेगेंडे का मामला होता है कि वो एक जगह ठहरते नहीं है। आज का सच और है, 2 घंटे बाद का सच और है, कल का सच और है। अब आप देखिए कि मस्जिद नबवी में जो बदतमीजी, तूफान बदतमीजी मचाया गया, जो हुआ, वो ऐसे मंजर से गायब हो गया कि उसका तस्करा भी सुनने को नहीं मिलता। और वो शहबाज शरीफ जिसने जाके उन लोगों की सिफारिश बतौर वजीर आजम पाकिस्तान की सऊदीया में और उन जी कैदियों हाँ। को छुड़वाया, वो किसी को याद भी नहीं है। इमरान खान तो सिर्फ लेकिन इस्तेमाल करता है और फेंक देता है, मुड़ के पीछे तो मुड़ के देखता नहीं। तो उन्होंने छुड़ाया, शहबाज शरीफ ना छुड़ाते तो उनका क्या होता? नहीं, शहबाज शरीफ ने जो छुड़ाया, वो शहबाज शरीफ के उनके उनके सोशल मीडिया सेल को भी याद नहीं है। पीएमएलएन जो जी हाँ, पार्टी है, वो बिल्कुल खुद ठीक। उनका जो सोशल मीडिया की टीम है, उनको भी याद नहीं है। एग्रीड, एग्रीड। तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये जो अब ये जमशेद दस्ती की जिस तरह की, बहुत ही, मैं उसका मतलब जिक्र भी करते हुए आदमी को हया आती है, क्या आदमी बात करे उसमें। लेकिन ये है कि ये जिस तरह का इल्जाम लगाया गया है, ये बहुत भयानक इल्जाम है। अगर तो उसमें रत्ती भर सच्चाई है तो जाहिर है कि इंसाफ का मुतालबा हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। अगर इसमें रत्ती भर सच्चाई भी है तो जाहिर है उसकी तहकीकात का सर मुतालबा होगा, सजा का मुतालबा देखे ना, होगा, आजम कानूनी स्वाति ने भी एक ऐसा ही कार्रवाई। एक काम किया था, लेकिन आज तक उस वीडियो का कोई पता नहीं है कि वो किसी वीडियो की बात करे और इल्जाम मैं लगा के आपसे बस बात गुजारिश कर। कर रहा हूं कि फिर दूसरी बात ये देखनी पड़ेगी कि इतना संगीन इल्जाम लगाना, इतना संगीन इल्जाम लगाना, ये इसको फिर यानी माफ नहीं किया, यानी यहाँ पे कानून की हुक्मरानी फिर लानी पड़ेगी ना। जी हाँ, राजा इसके साहब बगैर आप ये काम नहीं देखिए, चलेगा। 9 मई को जो किया गया, रियासत पे जो हमला किया गया, इस तरह का प्रोपेगेंडा करके जब वायरल किया जाता है, ये उसी हमले की, यानी ये भी वही हमला है, ये जी हाँ। लोगों की ज़हन साजी है। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी, आपको एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे दूं। जो रिजवान रजी साहब का आपने जिक्र किया, उन्होंने एक जो पूरा प्लान उनका बताया, एक उसी के एक और पहलू भी है, वो मैं आपके गोशे गुजार कर देता हूँ। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुल पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कुछ तकरीबन 45 से 50 हज़ार के करीब लोग बाकायदा हायर किए हैं और उनकी एक ड्यूटी लगाई है। और एक इस्लामाबाद की एक बिल्डिंग के अंदर एक खुफिया उन्होंने अपना एक इलेक्शन सेल कैंप किया जो सीक्रेट है, वहां पर से उसको कंट्रोल किया जाएगा। और पाकिस्तान के पूरे के तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर वो एक एक, वो जो जिसे कहते हैं ना यूथिया यूट्यूबर या एक बंदा जो वहां पे माइक लेके कैमरा लेके खड़ा हो जाएगा। अच्छा, वो वहां पे खड़ा होके गलत रिजल्ट जारी करेगा कि अगर जी मैं अभी अंदर से निकला हूं, ये इस पोलिंग स्टेशन पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1000 वोट लिए हैं और जो बाकी दूसरा जो उम्मीदवार है उसने 100 लिए हैं, जबकि असल में जो रिजल्ट होगा वो उसके उलट होगा। अच्छा, उधर से जब इलेक्शन कमीशन वो रिजल्ट असली वाला जारी करेगा कि नहीं भाई, जो दूसरा जीतने वाला उम्मीदवार है उसने 1000 लिए हैं और पीटीआई के बंदे ने 100 लिए हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान के उन लोगों को लगा के प्रोपेगेंडा शोर मचाएंगे कि देखिए हमने तो अपना रिजल्ट इकट्ठा किया था, अब इलेक्शन कमीशन उल्टे रिजल्ट दे रहा है। ये भी एक प्लान इनका मौजूद है और इसके लिए एक तकरीबन 50 करोड़ रुपया तो मुझे पता चला कि अभी तक वो हो चुका है डिस्ट्रीब्यूट। मजीद भी उन्होंने बाहर से जो है मदद से मांगी, आजकल वैसे भी चंदा उन्होंने मांगना शुरू किया हुआ शौकत खान के नाम पे। जी हाँ, उनकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 5 अरब रुपए आ चुका है बैरून मुल्क से, 5 अरब रुपए आ चुका है। और जैसा कि आपने कहा कि 50 करोड़ की तकसीम मुमकिन हो गई हो, लेकिन ये जैसे आप ये जो जहन साजी करना है, यानी आप इस वक्त से, ये पूरा स्क्रिप्ट है ना, यानी इस वक्त से जहन साजी शुरू हो गई, शर्मनाक इल्जाम लगाए जा रहे हैं ताकि जहन साजी हो। आप एक खास तरह की वर्दी देखें तो आपके अंदर एक रद्द-ए-अमल पैदा हो, जज्बाती रद्द-ए-अमल, क्योंकि आपका जहन जो है वो जहर से भर दिया गया है। उस रद्द-ए-अमल में फिर आप, यानी ये अगर ग्राउंड बनती चली गई 8 फरवरी तक, अब आप सोचते चले जाइए ना कि ये सारे के सारे प्रोपेगेंडे के साथ हम 8 फरवरी तक जा चुके हैं
और उसके बाद पोलिंग स्टेशन पे ये लोग खड़े होके यानी वो पूरा एक तमाशा करेंगे और फिर पूरा एक वो अदाकारी होगी, फिर उसके बाद एक वो वीडियोस वायरल होगी। तो ये ज़हन साज़ी करने का मतलब क्या है? ये मतलब ये है कि बिखरे हुए लोग गुस्से वाले, एक तो इनके अदाकार होंगे, वो तो अपनी अदाकारी करेंगे, लेकिन उनको देखकर जो रद्द-ए-अमल आएगा लोगों में, वो तो हकीकी होगा ना। तो उससे फसाद जी का, फिर उसी तरह के हमलों का, फिर उसी तरह के यानी ऑफिशियल व्हीकल्स को देखकर उन पर हमला करना, खास तरह की वर्दियां देखकर उन पर हमला करना, ये उस ज़हन साजी, ये फसाद, ये सारा का सारा उस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल जितना भी किया जा सके, ये बुनियादी तौर पर जो वही कोशिश है, बड़ी मुनज़्ज़म है और ये हमारे सामने हो रही है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस पे ज़ाहिर है कि आप हैरत का इज़हार कर सकते हैं कि या तो ये है कि अ, मतलब मैं ऐसा समझता नहीं हूं कि रियासत के जो इदारे हैं समहाउ उनके कंट्रोल में ये नहीं है। मतलब इस पे मुझे समझ नहीं आ रही कि इस तरह की सख्ती या उस तरह की कानून की जो बालादस्ती है या अमलदारी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो उस तरह देखने में क्यों नहीं मिल रही। मतलब है कि ये साइबर बात क्राइम। आपकी बात ठीक है। तो एक और भी जी जी जी, आप साइबर क्राइम की बात करें वो तो चलें देखते हैं, लेकिन अभी आप चूंकि लंदन से तशरीफ लाए हैं और गुज़श्ता दिनों आपने काफ़ी ज़्यादा आपका आना जाना रहा मुस्लिम लीग के सेक्रेटेरिएट में, जहाँ पे पार्लिमानी बोर्ड के इजलास भी हो रहे हैं, मुस्लिम लीग की क़यादत को भी वहाँ से आपने बड़ा करीब से मुशाहिदा किया। तो कुछ चीज़ें इस वक्त मार्केट में अफवाह साजी की फैक्ट्रियाँ वो गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से आपने क्या देखा वो ज़रा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जी नवाज शरीफ साहब तो वापस जाने का सोच रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते, वो कोई शहबाज शरीफ को बनवा देंगे, और इस किस्म की जो नहीं सारी। और फिर मरियम और हमजा का बड़ा झगड़ा चल रहा है, और ये हो गया और वो हो गया, और फलां ग्रुप आ गया, फलां ग्रुप छा गया। तो ये आपने वहां पे क्या ऑब्जर्व किया, वो जरा शेयर कर दीजिए ताकि फैक्ट सामने आ सके। देखिए जी, ये प्रोपेगेंडा ब्रिगेड वही है जो ये कह रही थी कि बेगम कुलसूम जो है वो उनकी बीमारी एक ड्रामा है। ये वही प्रोपेगेंडा से वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। अगर जी हाँ, आप वही लोग हैं इनके बिल्कुल। नामों को एक-एक करके देखना चाहिए, वही लोग हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं जो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ 2018 में यानी वो इलेक्शन में वापस वो नहीं आएगा। ये वही लोग हैं। ये वही लोग हैं जो बाद में प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाते रहे, नवाज शरीफ के घर के सामने गालियां निकालते रहे, फिर उन्होंने कहा नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, फिर उन्होंने कहा कि वो उसकी हयात जो नाअहली है वो खत्म नहीं होगी। ये मुस्तकिल झूठ का एक प्रोपेगेंडा है जो ये बोलते हैं, और इनको किसी भी यानी शर्म और उसके वो मटीरियल ही नहीं है बुनियादी तौर पे। तो ये वही मटेरियल है जो ये अब अफवाहें फैला रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो वापस जा रहा है। देखिए, मैं तकरीब 4 दिन मुस्तकिल वहाँ गया हूँ, मुझे जाने का इत्तेफाक कोई बहुत ही संजीदगी से एक-एक हल्के का जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमपीएस के कितने हल्के हैं, फिर उसके बाद एमएनएस के, और फिर एक-एक हल्के से कितने लोगों ने अप्लाई टिकट के लिए किया। उनमें से एक-एक इंडिविजुअल का इंटरव्यू करना और बैठ के वो बोर्ड के सामने पहले वो अपना प्रेज़ेंटेशन देता है, फिर मियाँ नवाज शरीफ ने खुद बैठ के एक-एक बंदे को इंटरव्यू किया, और मैंने ये देखा कि उनकी जो तबीयत है वो 3-4 दिन बहुत ख़राब रही। मतलब ये कि उनका गला जो है वो बहुत शदीद ख़राब था, और उस ख़राबी तबीयत के बावजूद वो यानी बाज़ औक़ात शाम 7 बजे तक भी बैठे, 8 बजे तक भी बैठे। उनका स्टाफ़ यानी थक गया था, लेकिन वो मुस्तकिल इंटरव्यू ले रहे थे। अब आप मुझे बताइए कि एक आदमी जो वापस जाने की सोच रहा है, वो एक-एक हलके के, एक-एक एमपीए के, एक-एक एमएनए के, यानी एक हलके से अगर 4 लोगों ने अप्लाई किया है, तो चारों के साथ वो खुद बैठ के पर्सनल रैपो बना रहा है। अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद, गला खराब होने के बावजूद, वो शाम को 7-7 बजे तक, साढ़े 7-7 बजे तक, नहीं सुबह 11 बजे का बैठा हुआ, 8 घंटे, 9 घंटे वो बंदा बैठा काम कर रहा है, एक-एक आदमी को इंटरव्यूज़ ले रहा है। उसका अगर वापस जा रहा है तो उससे क्या दिलचस्पी हो सकती है? पूरा एक बोर्ड बैठा हुआ है, वो भी तो फैसले कर सकता है। तो नवाज शरीफ को खुद बैठने की क्या जरूरत है? ये आपको मैंने एक बात बता दी। आज से जाती उमरा रायमंड में उनके जो है वो डिसीजन मेकिंग, आपने सुबह से हलचल आप देख रहे हैं कि उनका सुबह से उन्होंने इजलास अपना बुला लिया, और उस इजलास में वो यानी फैसले कर रहे हैं कि हमने किसको टिकट इशू करने हैं। तो उनकी बड़ी सीरियस प्रेपरेशन है। जैसे ही वो यहाँ से आप कहिए इस फरागत होंगे, उसके बाद फिर आप कैंपेन देख लेंगे।
तो ये बिल्कुल झूठ है कि वो वापस जाना चाह रहे हैं, या इस तरह की कोई बात है, हरगिज नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चूंकि वहां पे हर रोज ही मतलब एक लंच ज़ाहिर होता है वहां पे, तो मियाँ साहब के साथ उनके साथियों के साथ वो तकरीबन 4 दिन इत्तेफाक हुआ, तो ज़ाहिर है कि उसमें बहुत कैजुअल गुफ्तगू होती है, पार्टी लीडरशिप ज़ाहिर होती है, और उस खाने पे गपशप भी हो रही होती है। मियाँ साहब वैसे भी ज़ाहिर है ज़रा वही उनका एक समझे रिलैक्स टाइम भी होता था, क्योंकि सुबह से वो इंटरव्यूज, वो 1-2 घंटे का ब्रेक, उसके 1 आध घंटे का ब्रेक, फिर इससे दोबारा से इंटरव्यूज। दूर दूर तक कोई ऐसी बात नहीं है, यानी ये कि वो मुस्तकिल वहाँ भी इजहार ख्याल जो है वो आइंदा इलेक्शन किस तरह से करने हैं, कंपेन क्या होगी। मसला मिसाल के तौर पे मैं ये भी आपको बता मतलब अर्ज आपकी खिदमत में कर देता हूँ कि मुझे भी इंतज़ार है बहुत से दोस्तों की तरह कि वो कब मैदान में उतरेंगे, और कब उनका वो एक कैंपेन शुरू होगी, और कब वो एक नैरेटिव बिल्डिंग होगी, और कब वो उसके लिए आएंगे। तो उस पे जो उनका सोचना है, ज़ाहिर है कि आप और मैं अपनी राय रखते हैं, हम उस पर एग्री करें या ना करें, लेकिन ये कि उनका बहरहाल कहना ये है, एंड टू सम एक्सटेंट अगर समझा जाए बात, तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है साबित भी हो जाएगी। वो ये है, वो ये कहते हैं कि जो वोटिंग डे है 8 फरवरी, उनका ये कहना है कि ये असल जो गहमा गहमी या असल जो इसने जाना है वो 12 जनवरी से 13 जनवरी से वो कहते हैं मोमेंटम शुरू होगा, पेपर फाइनल होने के बाद सबके। वो ये कह रहे हैं कि ये आखिरी जो होते हैं ना, आप समझे 20-22 दिन, वो इंपॉर्टेंट होंगे, और उसमें सारी की सारी वो जलसों की और कंपेन की एक्टिविटी आखिरी 20 या 22 दिन में, वो ये कहते हैं कि ये अपनी इंतखाबी जो सरगर्मियां हैं ये अपने अरूज पे चली जाएंगी, और ये सारे बयानिए का और वो जो एक हम एब्सेंस देख रहे हैं वो मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये बात जाहिर है कि एक कॉमन मतलब है कि हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि सारी लीडरशिप तो वहां बैठी हुई है, बोर्ड में टिकटों के इंटरव्यू ले रही है। आज भी सारी लीडरशिप तो रायवन बैठी हुई है और टिकटों के फैसले कर रही है, तो जलसे कौन करेगा? उस दिन भी जिस दिन ये गए हैं अपना कसूर में, अभी शहबाज शरीफ जो गए हैं जलसा करने के लिए, तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो मॉडल टाउन में बैठे काम कर रहे थे, जलसे में नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। यानी वो एक मेरी एक वैसे एक टिकट और ओपिनियन है, एक फर्द, मेरी एक एक ओपिनियन है कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब अपनी कैंपेन शुरू करेंगे, तो मेरी ओपिनियन हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा ये अंदाजा है कि वो इलेक्शन डे, पोलिंग डे तक वो सब कुछ लपेट के ले जाएगी उनकी कैंपेन। वो जितना प्रोपेगेंडा है सब कुछ, वो जब नवाज शरीफ निकलेगा तो ये सब मुझे तो लगता है कि बह जाएंगे सारे। आपकी क्या इस हवाले से राय है? बिल्कुल राजा साहब, मेरी भी बिल्कुल यही राय है कि जिस वक्त वो निकलेंगे अपने फैसले देखें, असल वो है बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी। पीटीआई का जो मामला है, ये लोग रहते हैं अल्टरनेटिव रियलिटी, जैसे मैंने शोले की मिसाल दी है ना, हरकत में रहता है, वो ठहर नहीं सकता। ये है सॉलिड मट्टी, इंसान मट्टी का बना हुआ है, तो ये मट्टी है, जैसे ईंट बनती है, ईंट से आप घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, दफ्तर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, ईंट से। मट्टी है, मट्टी ठोस होती है, आग तो जला देती है इसको, अगर अपनी हदूद से बढ़ जाए तो जला देगी सब कुछ। उधर इमरान खान का आप देखिए तो उसका तो जो जिस चीज से वो रिलेट करता है अपनी तहरीक को, वो सुनामी है। ये इन चीजों को मजाक जी नहीं हाँ। समझना चाहिए। वजह ये है कि जब आप किसी नारे को अपनाते हैं ना अपनी सियासत के लिए, जब आप किसी नारे को अपनाते हैं तो गौर फिक्र करने के बाद अपनाते हैं, तो वो जो आपकी इमेजिनेशन है फॉर द फ्यूचर, उसके लिए आपको किस तरह की चीजें यानी अच्छी लगती हैं। तो सुनामी बतौर इसको इस्तेमाल करना सियासी तौर पर मुस्तकिल, जो कि तबाही का निशान है, ये एक शऊर की निशानदही करता है। यानी एक शऊर है जो इस तरह के नामों को पसंद करता है, वो सुनामी को पसंद करता है, वो जुनून को पसंद करता है। इमरान खान की एक नहीं दर्जनों तकरीरें रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मेरे जुनूनियों, मुझे तुम्हारे जुनून से प्यार है, मेरे प्यारे जुनूनियों। उसने क्या क्या कर जुनून भरा है, एक शऊर में जुनून भरा है। जुनून जो है सर, ये आप अपनी भाई के लिए, दोस्त के लिए, औलाद के लिए, किसी के लिए, प्यारे के लिए आप चाहेंगे कि वो जुनूनी हो जाए? कोई किसी माँ ने सवाल ही कभी पैदा अपनी नहीं होता। औलाद को बिल्कुल ठीक। ये दुआ दी है कि जुनून, जा बेटा जुनूनी हो जा? जुनूनी का तो मतलब ही यही है कि आदमी दीवाना हो गया, होशो हवास खो बैठा है, होशो हवास खो बैठा। तो वो एक और तरह का है। यहाँ नवाज शरीफ एक बिल्कुल और तरह का आदमी है। तो ये बात आपकी जो मैं अच्छा, अर्ज कर रहा हूँ कि वो ये जो वजारत उस्मा के ठोस हवाले से ग्राउंड, बातें चल रही है, क्या उसमें क्या है? नहीं, गुजारिश है कि ठोस ग्राउंड पे उसने अब अपना होमवर्क कर लिया है। जब उसने अपना होमवर्क कर लिया, अब वो कंपेन पे निकलेगा।
और 20-22 दिन के अंदर आप देखेंगे कि वो मतलब बहुत उसकी स्ट्रॉन्ग कैंपेन हो। जी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो एक बार बार एक बात आ रही है और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट टीवी पर बैठ के ये बात कर रहे होते हैं, अपने दीगर प्लेटफॉर्म से बात करेंगे कि जी मियां साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, शहबाज शरीफ होंगे या कोई भी और होगा, लेकिन वो ये बस इलेक्शन तक किया है। तो ये इस हवाले से आपके पास क्या फील है, वहां पे आप रहे हैं इतना टाइम जाते रहे? देखिए, अब तो शहबाज शरीफ ने खुद इस्तीफा, जो बहुत मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ी अपनी पोजीशन, अपने मुस्लिम लीग का जो उनका आखिरी इजलास था, आखिरी टिकट्स का जो आखिरी हफ्ते के रोज जो हुआ है, उसमें मेरा ख्याल है सारी जी हाँ। पोजीशंस उन्होंने खुल के बता दी। मसलन शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने ये खुल के बता दिया है कि मैंने बतौर वर्कर आपके साथ 1985 से काम शुरू किया था। अपने भाई को मुखातिब करके उन्होंने ये कहा है कि मैंने बतौर वर्कर आपके साथ काम शुरू किया था और मैं तो कारोबारी आदमी था, लेकिन ये कि बाद में चूंकि आप वज़ीर आला हो गए तो लोगों ने मेरा वक्त मांगना शुरू कर दिया। मैं 2 घंटे देता था, फिर 4 घंटे देता था, फिर वो जिंदगी मेरी नजर हो गई इसकी। और उसके बाद वो जाके उन्होंने ये बिल्कुल यानी वो क्लाइमेक्स जिस बात पे उन्होंने किया है वो ये किया है कि अब मैं आपके साथ दोबारा से बतौर वर्कर काम करूंगा। तो ऐलान तो कर दिया उसने, इससे ज्यादा वो क्या कहे। यानी अब वो बस वज़ीर सियासी आला का दूरियां जो हैं होने का उम्मीदवार ही नहीं है सिरे से। अब वो ये कह हमारे। रहा है मैं आपके वर्कर के तौर पे काम करूंगा, जिसका मतलब कम से कम मेरी ये समझ में आया है कि मियां नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे और ये उनके साथ बतौर एमएनए, जिस तरह 1990 से लेकर 93 तक एक हमने देखा था, पहले हो चुका है ये, नवाज शरीफ वजीर आजम थे 90 से 93 तक और शहबाज शरीफ एमएनए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एमएनए बन के शायद इस्लामाबाद में अपने भाई को असिस्ट करेंगे। वजीर आजम बनने का मैं नहीं समझता दूर दूर तक अभी नवाज शरीफ के होते हुए कोई और और वज़ीर वजीर आला, आजम। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हो जाएंगी आपके ख्याल में? वो मरियम नवाज बिल्कुल होना तो तैयार हो चाहिए, गई वो है। अलग आपने बात है। वो भी आपने उन्हीं तकरीरों में जो क्लोजिंग सेशन था इसका, तो आप क्या समझते हैं राजा साहब, ये अचानक मरियम नवाज को जो प्रेज किया गया और मतलब है कि ये सब कुछ जो हमने मतलब है शहबाज शरीफ साहब ने जायज तौर पर उनकी यानी जो उनकी एफर्ट की तारीफ की, ये अचानक जरूरत क्यों पेश आ गई, सोचे ना। बिल्कुल उसके ठीक, बाद सारे बिल्कुल बोर्ड ठीक। में एक एक फर्द ने मरियम नवाज की जो तारीफ की और जो जिस तरह से उनकी जो खिदमात हैं पार्टी के लिए, और फिर खास तौर पे वो सयाह तरीन दौर जिसका जिक्र सब कायदीन ने किया, ये अचानक इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई, क्लोजिंग सेशन पे क्यों आ गई, समझे ना। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी अपनी एक इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। हमारे जी जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो अपने दोस्तों की किसी महफिल में बैठे हुए थे आफ्टर द रिटायरमेंट, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसे तो उनका कोई मीडिया में कोई इंटरेक्शन इस तरह ऑफिशियली हो नहीं सकता, वो जो उनके कवानीन है, लेकिन वो अपने क्लास फेलोज के साथ अपनी फैमिली में जो बैठते हैं दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी एक फिक्रा सुनकर। उन्होंने उनसे जब किसी ने पूछा कि मरियम नवाज के बारे में आपकी क्या राय है, तो जैसे एक तासुर पाया जाता है कि जी मरियम नवाज के बारे में खिलाफ पिछली सारी इस्टेब्लिशमेंट थी। तो उन्होंने एक फिक्रा कह के मुझे बड़ा हैरान कर दिया वहां पे, मतलब मैंने जो सुना, जो उन्होंने फिक्रा कहा, उन्होंने कहा कि जब मुसीबत आती है उस वक्त मरियम आगे आती है, वो लड़ती है, बाकी तो सारे चूहों की तरह बिल में घुसे होते हैं। तो मैं मतलब हैरान हुआ बड़ा कि मतलब अगर इस चीज को, मतलब वो जो किसी वो स्टैब्लिशमेंट जिनके इनकी इतनी मुखालफत है, वो भी एतराफ करते हैं कि मरियम दलेरी से निकलती है और लीड करती है और मुश्किल वक्त में और पार्टी को क्या जी बिल्कुल, क्यादत करती शक है। ही नहीं, कोई शक ही नहीं राजा साहब, बल्कि मैं एक कदम आगे जाऊंगा, कोई शक ही नहीं है इस बात में। और बिल्कुल हो सकता है कि ये आपने जो वाकया बताया हो, मुझे उसकी सेहत पे कोई शक नहीं है। आप बाखबर आदमी है, बिल्कुल ऐसा। और ये कमेंट मरियम के बारे में बिल्कुल दुरुस्त भी है। देखिए, एक बात तो है और बहुत खुशी की बात है कि आप ये इस बात की रियलाइजेशन मुस्लिम लीग में, नून लीग में आ गई है, और वो ये है कि देखिए मोरोसियत का जो एक बहरहाल उसके खिलाफ एक सेंटिमेंट मौजूद है और आज के दौर में इसको कबूल करना को आसान नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है शरीफ खानदान के लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी अपनी पार्टी ने, उनके अपने वोटर ने फैमिली में मरियम नवाज को लीडर तस्लीम कर लिया है, मान लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। जी। और वो अब बुनियादी बात तो यही है ना जी।
वो मान लिया है, मरियम नवाज को मान लिया। अच्छा, अब इससे ज्यादा अगर फैमिली मुसन्नत करने की कोशिश की गई, जैसे मतलब किसी भी मजबूर, अच्छा नहीं मरियम नहीं, चलो हमजा ले लें, हमजा नहीं तो शहबाज ले लें, ये इस तरह नहीं होता। यानी इस तरह तो रिश्ते नहीं होते। तो ये इस तरह की चीज नहीं है। ये जो है ये मतलब है कि एक आप कहिए कि उसने, मरियम ने आगे बढ़ के, ये मरियम को ये गिफ्ट नहीं मिला, वो बहुत सख्त और जबर के दौर में लड़ी है। उसने देखे जी, पावर गेम में ताज उसका होता है जिसने आगे बढ़ के उठा लिया, उसने उठा लिया। मुशर्रफ के दौर से वो मतलब स्ट्रगल कर रही हैं, कुलसूम नवाज के साथ और उन्होंने स्ट्रगल आपने शुरू देखा की। कि और जब ये 2013 से 2017 तक की हुकूमत थी, तो उस वक्त वफाकी हुकूमत ने, उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ ही थे, उन्होंने अपनी यानी पूरी कोशिश की कि वो मरियम नवाज को लॉन्च कर सकें, और वो नहीं बन सकी बात, वो बात नहीं बन सकी। मरियम नवाज को उस तरह संजीदा सीरियसली उस दौर में यानी किसी ने नहीं उस तरह से लिया था, वो बात नहीं बन सकी। हालांकि मुझे का भी कहीं मुझे तो लगता है कि पिछली जो रजीम थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, जनरल फैज DGI से थी, इन्होंने बड़ी कोशिश और मेहनत करके मरियम को लीडर इन्होंने बनाया। लीडर तो इन्होंने बनाया है, जी हाँ। यानी लीडर उनको इमरान खान ने बनाया है। वो जो उस जबर में से जब वो निकल के और दिलेरी के साथ उसने आंखों में आंखें डाली हैं, और जिस तरह से फिर वो लड़ी है, और जिस तरह से फिर उसने अपने बाप के वोट बैंक को बचाया है, जिस तरह से उसने पार्टी को हौसला दिया है, खड़े होने का तरीका सलीका देखिए ना। एक साइकी होती है सोसाइटी की, पार्टी की भी, इंसानों की। जब आप देखते हैं कि यार एक औरत है और वो नहीं डर रही आगे उसने खड़ी की तो है, तो फिर हम वो वक्त भी देखा कि जब वो लाहौर में लक्ष्मी चौक में बट कढ़ाई पे खाना उसने खा लिया तो बट कढ़ाई वाले पे भी पर्चा हो गया। वो जहां से हाँ गुजरती थी उधर पर्चे दे देते थे। जी, ये आलम था। लेकिन वो डरी नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि औरत होते हुए उसने औरत कार्ड नहीं खेला, वो रोई नहीं, किसी ने उसको रोते भी नहीं देखा। मुझे याद है अडयाला जेल में उन्होंने मतलब खसूसी क्लास लेने से इनकार कर दिया। आज इमरान खान की फरमाइशें नहीं खत्म होती कि जी मुझे ये भी दे दो, तो वो भी दे दो, तो फलां भी चीज चाहिए, तो फलां भी चाहिए। कोई शिकायत उसने तो नहीं लिख उसने के दे की, दिया रिटर्न में कि जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई शिकायत उसने नहीं, कोई गिला नहीं किया। बल्कि उसने बल्कि अगर आप गौर, उसने अपने एक इंटरव्यू में बड़े फखर से मुस्कुराते हुए ये बताया कि मुझे जिस नैब के जिस उसमें रखा सेल में गया था, वो जो कमरा था, उसने कहा बताया कि वो जो कमरा था वो उसका वॉशरूम और वो बड़े गंदे हालत में थे जब मैं वहां पे गई। लेकिन जब मैं वहां से गई तो एक एक चीज चमक रही थी, मैंने एक एक चीज को साफ किया। वो उनकी अपनी तबीयत की सफाई है, तो उनकी वो आपको ये खासियत बताती होता है था। कि नहीं, कोई और फ्रस्ट्रेटेड माइंड होता तो वो इस तरह की कैद में, जब आप मतलब लाड प्यार के माहौल में आप पले बड़े हो, या मतलब अच्छे आपका एक ख्वाबों जैसा घर हो, आपको बेगुनाह किसी जगह कैद कर दिया जाए, कोई आम आदमी होता तो वो तो अपना गुस्सा निकालता। लोग चीजें तोड़ देते हैं, दीवारों पर फजूल बातें लिखते हैं, कोई इस तरह की जो इंतकामी जहन होता है वो तो तोड़ फोड़ करता है ना। लेकिन और आप यहाँ कम से उसका कम मीडिया शऊर, पे चीखते चिल्लाते हैं जो कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया आप जी, ये उसका हो गया, शऊर वो हो देखें, गया। सोचने का अंदाज देखें कि जिस कैद खाने में उसको बंद किया गया है वो उसको भी साफ कर रही है, और उसके बाद वो प्राइड ले रही है कि देखें वो मैं जब आई थी तो हर चीज में चमकती भी छोड़ के आई थी। बहुत बहुत तो शुक्रिया। ये लीडरशिप होती है ना, ये एक एटीट्यूड होता है। बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने बहुत वक्त दिया, हमारी तवक्को से ज्यादा वक्त आपकी दिया। बड़ी मेहरबानी। और बड़ा एजाज है हमारे लिए कि आपने मैं ज्वाइन किया। मैं इंशाल्लाह आपसे शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम मुझे इस काबिल जाना। राजा साहब, मैं आपके मदाहों में शामिल हूँ, मैं आपका वीलॉग देखता हूँ, मैं आपसे खबरें आपकी बड़ी अच्छी होती हैं और मैं उनसे बहुत बाखबर रहता हूँ। सर, ये आपके अल्फाज हमारे लिए एहसास हैं जी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी और उम्मीद है कि आप भी हमें कभी कभार वक्त देते रहा करेंगे। जी जी, मैं और हाजिर हूँ। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने मेरी और अनीक नाई साहब की गुफ्तगू सुनी, और उम्मीद है कि आपने इस गुफ्तगू से बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हासिल की होगी। बहुत सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी मेरी तरह मैंने तो कम से कम सीखा आज की गुफ्तगू से नाजी साहब से। और मुझे उम्मीद है कि जो भी आपकी राय होगी वो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। मुझे और अनीक नाई साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।